क्या आप जानते हैं हम हर दिन लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन पेशाब सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही बनता है। आखिरकार बाकी के जो लिक्विड होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे हम 180 लीटर फिल्टर किए गए ब्लड से 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, तो बाकी के ब्लड, बाकी के पदार्थ, बाकी के लिक्विड कहाँ चले जाते हैं। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस को, जहां पर आपको रोज पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। और आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप इसमें अपनाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर से। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गंवाए। तो सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है, तो यूरिन फॉर्मेशन में हम बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन का होता है किडनी के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन में होने वाली एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कार्य किया जाता है। कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं, जो आपकी किडनी होती है ना, जो आपकी किडनी होती है, तो किडनी के अंदर पाया जाने वाला, ठीक है, किडनी के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है, एक मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, किडनी के अंदर क्या होता है, एक नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। इसी नेफ्रॉन के अंदर ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जहां पर आपके ब्लड, जो आपके ब्लड होते हैं वो फिल्टर होते हैं। ब्लड क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, और क्या करते हैं, यूरिन बनाने का काम करते हैं। और इसी दौरान हमारे शरीर में एकत्र हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को कैच करने की प्रयास कर रहे हैं, और मैं पूरी मेहनत करके, पूरी ईमानदारी के साथ आपको एक एक टॉपिक समझाने की प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ओरली समझाऊंगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइंस पर लेकर चलूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाए। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब बेटा बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, स्टेप होती है, ये कंप्लीट होती है आपके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, जहां पर रक्त के भाग यानी कि ब्लड के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि उसके अंदर पानी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें छन करके कैप्सूल में चले जाते हैं। साथ ही साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन नहीं छटते। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्रोटीन होता है, वो सारी क्या होते हैं, अलग नहीं होते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अगर हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ होती है, जो आपकी पीसीटी, ठीक है, लूप ऑफ हेनलिस, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनली होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले यहाँ पर। और साथ में अगर हम बात करते हैं आपके डीसीटी, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब, ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पर काम में आते हैं। और इसमें क्या होता है, शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया और पानी हो गया, ये वापस से रक्त के अंदर चले जाते हैं। और लगभग 99% पानी क्या होता है, पुनः एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं, यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आपको बताया जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि हम 2 स्टेप की बात कर चुके हैं और तीसरे स्टेप की बात करते हैं, तो तीसरे स्टेप में आता है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या आता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन ये क्या होते हैं, आपके 3 मेन स्टेप होते हैं, जो मिल करके क्या करते हैं, ये तीनों स्टेप आपस में मिलेंगे और मिल करके मदद करते हैं किसमें, यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन में
मदद करते हैं कि यानी कि आपके अंदर बॉडी में जो यूरिन होता है वो कैसे बनता है, साथ ही साथ आपके ब्लड की फ़िल्टर कैसे होती है उस चीज़ को भी ये बताने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करते हैं तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होती है, यह जो प्रक्रिया होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन की मुख्यतः आपकी जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब होती है वो जाकर के ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब यानी कि इस तरीके से जो आपके ट्यूब थी ना वो जाकर कहाँ ओपन होती है, वो आपकी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होते हैं, जितने भी अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं, अनडिजायर्ड मैटर्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गए, बहुत सारी दवाइयाँ हो गई, वो रक्त की नलिकाओं से छन करके इसमें चली जाती है और वापस ये बाहर निकल जाती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक सिंपल से स्टेप को आपको समझाएं यूरिन फॉर्मेशन के लिए, तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए सिंपल सा जो आपका स्टेप है वो ये है कि यूरिन जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ रेनल पेल्विस में जाता है। रेनल पेल्विस से जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, यूरेटर, यूरेटर मतलब मूत्रनलिका में। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में, और इसके बाद ये यूरेथ्रा में जाते हैं और यूरेथ्रा से क्या होते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो आई होप ये यूरिन को बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो आप समझ चुके होंगे। यहाँ से अगर हम बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करते हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, 125 ml पर मिनट। यानी कि जो आपकी जो ग्लोमेरुलस होती है वो क्या करती है, 125 ml यूरिन 125 ml ब्लड को 1 मिनट में फिल्टर कर देती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं वो क्या करती है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन को पर डे वो बनाने का काम करती है। तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था यूरिन फॉर्मेशन से आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एनसीईआरटी की लाइन पर और मचाते हैं धमाल, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को, समझते हैं एक एक लाइन को, एनसीईआरटी क्या कहती है और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाती है, उन सारे चीज़ों को हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन जो आपका होता है, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में होता है। नेफ्रॉन की संरचना अगर हम बात करते हैं सिंपल सा आप देखेंगे इस तरीके से, जस्ट एक सेकेंड, इस तरीके से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि क्या होता है, नेफ्रॉन बनाने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है वो नेफ्रॉन बनाने का कार्य करती है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं देखिए ये आपकी बोमेन कैप्सूल हो गई, क्या हो गई, बोमेन कैप्सूल हो गई। और इसी बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होगी, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो इस तरीके से आ जाएंगी, इस तरीके से, और यहाँ से कुछ इस तरीके से लपेटा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट को अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जस्ट एक सेकंड को दीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। इस पार्ट को अगर हम बात करते हैं इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और इस पार्ट की बात करते हैं इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और इस पार्ट की बात करते हैं इसको कहते हैं हैनली लूप, और इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इसको कहते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल, और इसको कहते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है, और यहीं से क्या होता है, आपका फिल्ट्रेशन होता है। और इसी प्रकार से फिल्ट्रेशन होते हुए क्या होती है, जो भी पदार्थ होती हैं जो कि आपकी बॉडी से
गंदगी होती है वो इस नलिका के द्वारा, जस्ट एक सेकेंड, इस नलिका के द्वारा क्या होती है आपके शरीर से बाहर निकलते हुए क्या होती है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है बाहर आपके चले जाती हैं, यानी कि ये आपके रेनल पेल्विस में जाएंगे, रेनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए एनसीईआरटी की लाइंस पे पढ़ते हैं। तो क्या होती है यहाँ पर समझिएगा, समझने की बात ये है, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को फिल्टर कर लेना, विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि पहली स्टेप जो होती है वो नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है वो फिल्टर करता है ब्लड को, और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml क्या होती है, एक एवरेज होती है जो 1100 से 1200 ml आपकी ब्लड को फिल्टर करता है आपका नेफ्रॉन। एक किडनी जो होता है वो लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करता है, और जिससे क्या होता है मात्र 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनते हैं। ठीक है, ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट विच constitute regular 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute, यानी कि आपके जो हार्ट होती है वो हार्ट जितना ब्लड पंप करती है उसका 1/5वां भाग जो होता है वो किडनी फिल्टर करने में लगा देती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पर डे क्या करता है, जो आपकी किडनी होती है वो 180, ठीक है, 180 लीटर ब्लड को क्या करती है फिल्टर करने का काम करती है, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, जिसमें से 1 से 1.5 लीटर जो ब्लड होता है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्लड से यूरिन को निकाल दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो आपकी किडनी होती है वो पर मिनट 1100 से 1200 ml, ठीक है, 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, लगभग 1 लीटर के ऊपर ब्लड को 1 मिनट में फिल्टर कर लेता है हमारा किडनी। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट में क्या बताया गया उसको समझते हैं बेटा। यहाँ पर लिखा गया है कि द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो ब्लड प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो हेल्प करता है आपके ब्लड फिल्ट्रेशन में 3 लेयर में। नंबर 1 पर आता है आपका एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, दूसरे नंबर पर आता है एपिथेलियस ऑफ बोमेन कैप्सूल, एंड तीसरे पर आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर होती है, क्या करती है ब्लड को फिल्टर करती है। सिंपल सा एक रफली डायग्राम में आपको बनाकर दिखाता हूँ, जैसे इमेजिन करके यहाँ पर बात करते हैं, एक लेयर ये हो गया, ठीक है, दूसरी लेयर, ठीक, और ये आपकी क्या हो गई तीसरी लेयर हो गई। अब ये 3 लेयर हो गई। अब इस 3 लेयर की अगर हम बात करते हैं तो 3 लेयर में क्या होता है, इसको हम बाहर जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, हम नाम देते हैं एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल। उसके बाद बात करते हैं एपिथेलियल ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में आपका जो आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 क्या होते हैं लेयर होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ब्लड को फिल्टर करते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक सेकंड हम आपको दिखा रहे हैं, डायग्राम कहाँ पर है, चलिए अभी उसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा। आगे की पॉइंट्स में बात करते हैं तो आगे की पॉइंट्स में क्या बताया गया है, बिटवीन दिस 2 लेयर, इन दोनों लेयर की अगर हम बात करते हैं तो द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट आर अरेंज्ड इन द इंट्रिकल माइनर सो एज टू लीव सम मिनट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्प्लिट पोर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपकी इन 2 लेयर, यानी कि जो आपकी क्या होती है एपिथेलियल सेल होती है, बोमेन कैप्सूल होती है, इन दोनों के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको पोडोसाइट कहते हैं, जिसको जो अरेंज होता है इंट्रिकल मैनर में अरेंज होता है, और उसके बीच में क्या होती है थोड़े थोड़े छिद्र पाए जाते हैं, जिसको फिल्ट्रेशन स्लाइट्स या स्लिट पोर के नाम से जानते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड टू फाइनली
थ्रू दीज मेम्ब्रेन, जो ब्लड होती है वो इस मेम्ब्रेन के द्वारा अच्छे तरीके से फिल्टर हो जाती है। डैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमेन अबडोमेन कैप्सूल, यानी कि प्रोटीन प्लाज्मा के जितने भी पदार्थ होते हैं प्रोटीन को छोड़ करके क्या होती हैं, वो बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में बोमेन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। देयरफॉर इट इज कंसिस्ट एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होती है उसकी सारी चीज़ें क्या होती है, फिल्टर होकर के बोमेन कैप्सूल के ल्यूमन में चली जाती हैं और केवल प्रोटीन बचता है, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और यहाँ पर जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो GFR यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है, 125 है। क्या है, 125 ml पर मिनट है। वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में और आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखेंगे द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फिल्टर फॉर्म्ड बाय अ किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो किडनी फिल्टर कर लेती है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो हो जाता है उसको कहते हैं GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो आपका GFR होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट होता है, यानी कि 180 लीटर पर डे। यानी कि एक इंसान की जो किडनी होती है वहाँ पर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, 125 ml पर मिनट होती है, यानी कि 180 लीटर जो ब्लड होती है वो एक दिन में फिल्टर कर दिए जाते हैं। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो किडनी होती है वो क्या करती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बनाती है। वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपीयरेंस, ठीक है, अपरेटस, यानी कि अगर हम बात करें तो इसी के जैसा एक और मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है, एफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है मैकेनिज्म। इट इज़ कैरिड, जो कैरिड करता है बाय द जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस, जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस के द्वारा, यानी कि JGA, जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब, यानी कि आपकी जो डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब होती है जो ऊपर की ओर जाती है ना, जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, तो इसमें क्या होती है, एक सेल पाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो सेंसिटिव सेल क्या करती है, आपका जस्टाग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लिख रहा है कि अ फॉल इन GFR जस्टाग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सॉरी उल्टा हो गया, आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैन एक्टिवेट द GA, यानी कि जस्टाग्लोमेरुलस सेल से, यानी कि जो आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है वो आपका जस्टाग्लोमेरुलस सेल के द्वारा एक्टिवेट होता है, सो रिलीज करता है रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल, यानी कि अगर हम बात करें जो आपका JG सेल होता है वो रिलीज करता है रेनिन को, जिसकी वजह से जो आपकी ग्लोमेरुलस होती है वो ब्लड की फ्लो बढ़ती है और बाद में क्या होता है, वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे इज 180 लीटर पर डे विथ डैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझिए, कंपैरिजन कीजिए कि आपकी जो यूरिन होती है वो 1.5 लीटर बनती है पर डे, लेकिन जो आपका ब्लड होता है वो 180 ml बनता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी जो किडनी होती है क्या होती है, आपकी जो किडनी होती है वो क्या करती है, पर डे 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, 180 लीटर ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, लेकिन जो यूरिन बनता है वो 1 से 1.5 लीटर ही बनता है। तो बाकी के जो आपके 189 या 179 यानी कि 179 लीटर ब्लड जो होते हैं या लिक्विड जो होता है वो कहाँ पर जाता है, उसके बारे में इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सजेस्ट, क्या कह रहा है, ए कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेटेड ब्लड फिल्ट्रेटेड फॉर्म पर डे 180 लीटर
180 लीटर पर डे विथ डैट द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर सजेस्टेड दैट द नियर बाय 99% ऑफ द फिल्टर हैज़ बी रीएब्सॉर्ब बाय द रेनल ट्यूबल्स। कहने का मतलब क्या होता है कि 180 का जो 1% भाग होता है, ठीक है, 1% ही क्या होता है, यूरिन बनता है, यूरिन बनता है। बाकी के जो 99% होते हैं वो वापस से क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, रेनल ट्यूबुल के द्वारा। रेनल ट्यूबुल के द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि सजेस्टेड, ठीक है, suggest that nearby 99% of the filtrate has been reabsorbed by the renal tubules। जो 99% फिल्ट्रेट होते हैं वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रेनल ट्यूबुल के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, दैट इज रेनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, रीएब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इज द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल in different segment of nephron perform this either by the active और पैसिव मैकेनिज्म। यानी कि जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है 99% का जो फिल्ट्रेट होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो या तो एक्टिव मैनर में होगा या तो पैसिव मैनर में होगा। एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा ही वह संभव हो पाता है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एटीसी इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब। अब बात यहाँ पर आती है ये कि जो आपकी पदार्थ रीएब्सॉर्ब की जाती है वो रीएब्सॉर्ब वाली पदार्थ होती क्या है। तो रीएब्सॉर्ब वाली पदार्थ की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो रीएब्सॉर्ब में क्या होते हैं, जो आपके सबस्टेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, वापस से एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं फिल्ट्रेट में एक्टिवली, यानी कि एक्टिव तरीके से। वेयर एज द नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब ये होता है कि जो कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम आयन हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव तरीके से, ठीक है, एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है, एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं तो जो आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो आपके पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा ही, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही आगे बढ़ाए जाते हैं, रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज आल्सो अकर्ड पैसिव इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। यानी कि जो वाटर होती है वो भी क्या होती है, आपके पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको बनता है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है आपका, एब्जॉर्प्शन of the filtrate is takes place by which mechanism। ठीक है, जो फिल्ट्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, आगे की पॉइंट को समझते हैं। आगे की पॉइंट में क्या बताया गया है, थोड़ी सी चीज़ें बती हुई मैंने आपको बता दिया, फिल्ट्रेशन के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में बता दिया, रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बता दिया। उसके बाद अब बचा हुआ है सिक्रेशन, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तीसरा स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा स्टेप होता है। अब देखो यहाँ पर क्या गया है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द, ठीक है, जो आपकी फिल्ट्रेशन हो जाती है तो उसके दौरान क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन बन जाता है। यूरिन बनने के द्वारा क्या होता है, आपका जो ट्यूबुलर सेल होती है वह सीक्रेट करती है सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के रूप में ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन
as it help in the maintenance of the ionic and acidic base एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। यानी कि जो आपकी ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन होती है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैकेनिज़्म होती है, क्योंकि ये जो मैकेनिज़्म होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में आयनिक, एसिडिक और बहुत सारे चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है। तो अभी अगर हम आपको बताते हैं तो आपके जो यूरिन होते हैं, यूरिन में क्या चीज़ें बन कर के आती है। यूरिन में जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है वो होता है, पोटेशियम आयन होता है, अमोनिया होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपके बॉडी की वेस्ट होती हैं और ये आपके बॉडी के वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाती हैं, जिसको यूरिन के रूप में साना जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट, अगर हम यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ यूरिन की। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ यूरिन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ यूरिन की बात करते हैं तो ये आपके देखो किताब में नहीं दिया गया है। तो यूरिन के कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के दौरान बनती है। तो यूरिन के कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ यूरिन की अगर हम बात करते हैं तो यूरिन के अंदर क्या चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि यूरिन क्या एक बेकार पानी है, तो वास्तव में यूरिन जो होता है वो एक बेकार पानी नहीं होता है। इसमें ढेर प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए अगर हम बात करते हैं तो यूरिन के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एक वाटर होता है यानी कि पानी होता है। ठीक है, लगभग 95%। ठीक है, 95% आपका वाटर होता है। बाकी के 5% पे क्या होते हैं, आपके सारे सबस्टेंस होते हैं। क्या क्या होता है, यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्रिएटिनिन होता है। क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन क्या है बता, क्रिएटिनिन की अगर हम बात करते हैं तो मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म से बनता है और ये बताता है किडनी फंक्शन का। इसके दौरान क्या होता है, किडनी के फंक्शन का पता चलता है, किडनी का फंक्शन कैसे हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसमें क्या होते हैं, आयनिक साल्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयनिक साल्ट पाए जाते हैं। आयनिक साल्ट पाए जाते हैं। आयनिक अगर साल्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें क्लोराइड आयन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें फास्फेट आयन हो गया। ठीक है, फास्फेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक यूरिन के अंदर और क्या पाई जाती है, तो एक यूरिन के अंदर जो पाई जाती है वो सारी क्या होती है, पिगमेंट होती है। क्या होती है, पिगमेंट्स होती हैं। उसके बाद अदर सबस्टेंसेस होते हैं। अदर सबस्टेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो आप मेडिसिन्स खाते हैं ना, दवाइयाँ जो खाते हैं, उनके पार्टिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं। टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एक यूरिन में क्या चीज़ें पाई जाती है। तो हमने बताया कि यूरिन में क्या चीज़ें पाई जाती है। तो एक बार आप वापस से देख लीजिए कि यूरिन में आपकी जो चीज़ें पाई जाती है वो क्या होती है, वाटर, यूरिया, वाटर और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ये यूरिक है, यूरिक एसिड पाई जाती है। उसके बाद क्या पाई जाती है आपकी, यहाँ पर पाई जाती है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन पाई जाती है। इसके अलावा क्या पाई जाती है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, जो यूरिन के कलर को करते हैं। तो पिगमेंट कौन सा होता है, तो पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं यूरोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है जो कि यूरिन को पीला रंग देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ अदर सबस्टेंस होते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं बेटा यूरिन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम यूरिन की पीएच वैल्यू की बात करें तो यूरिन की जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 6 होता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। और दूसरा इसके कलर की बात करें तो ये लाइट येलो कलर का होता है। अमाउंट की बात करें तो पर डे 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप चीज़ों को बारीकी से समझ चुके होंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए।
अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। आपकी एक कमेंट, एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाती है, जिससे मैं आपको वीडियो को बनाने के लिए दे सकता हूँ या फिर आपकी क्लास में पढ़ा सकता हूँ।